हेलो बच्चों, मैं शिक्षा सक्सेस सीरीज एजुकेशन से आज हम आपके लिए कक्षा 10वीं हिंदी के सैंपल क्वेश्चन पेपर को लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम सैंपल क्वेश्चन पेपर के खंड अ के बारे में चर्चा करेंगे कि आपको खंड अ में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने नंबर के लिए पूछे जाते हैं और आपको किस तरह से उन प्रश्नों को हल करना है। इस वीडियो में हमने सभी प्रश्नों को उत्तर प्रस्तुत किया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके और आपको अपने हिंदी के पेपर को हल करने में कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए ज्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। खंड अ में आपको वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी खंड अ में आपको जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो मल्टीपल चॉइसेस के आधार पर पूछे जाते हैं। आपको चॉइसेस दी जाती हैं, आपको उन चॉइसेस में से सही उत्तर को ढूंढकर जो है अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। तो किस तरह से आपको ये प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने अंक के लिए पूछे जाते हैं, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आपको अपठित गद्यांश पूछा जाता है, यानी आपको जो यहाँ पर गद्यांश पूछा जाएगा वो आपकी पाठ्य पुस्तक से नहीं पूछा जाता है, वो कहीं से भी रैंडमली आपसे पूछा जाएगा। इसके लिए आपको 5 अंक निर्धारित किए गए हैं, यानी जो भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे उसके लिए अलग अलग अंक दिए जाएंगे और इस गद्यांश के लिए पूरे अंक 5 आपको निर्धारित हैं। तो जो आपका प्रश्न पत्र है उसमें पहले प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा कि नीचे 2 गद्यांश दिए गए हैं, किसी गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि आपको 2 गद्यांश दिए गए हैं और उनमें से आपको चॉइस दी गई है। आपको उनमें से एक गद्यांश को चूज करना है, उसे ध्यान से पढ़ना है और जो उस पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं उसके उत्तर देने हैं। तो जो पहला गद्यांश दिया गया है उसके नीचे जो है आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि यदि आप इस गद्यांश का चयन करते हैं तो कृपया उत्तर पुस्तिका में लिखें कि आप प्रश्न संख्या 1 में दिए गए गद्यांश 1 पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिख रहे हैं। यानी यदि आप गद्यांश 1 को चूज कर रहे हैं तो आपको अपनी जो उत्तर पुस्तिका है उसमें आपको वहां पर प्रश्न संख्या 1 लिखनी है और गद्यांश 1 लिखना है, ताकि जो आपकी उत्तर पुस्तिका को चेक करने वाला अध्यापक है उसे डायरेक्ट पता चल जाए कि आपने गद्यांश 1 को चूज किया है। तो पहला गद्यांश इस तरह से आपको दिया गया है। वर्तमान युग कंप्यूटर युग है। यदि भारतवर्ष पर नजर दौड़ाकर देखें तो हम पाएंगे कि जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रवेश हो गया है। बैंक, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, डाकखाने, बड़े बड़े उद्योग कारखाने, व्यवसाय, हिसाब किताब, रुपए की मशीनें कंप्यूटरीकृत हो गई हैं। अब भी वह कंप्यूटर का प्रारंभिक प्रयोग है। आने वाला समय इसके विस्तृत फैलाव का संकेत दे रहा है। प्रश्न उठता है कि क्या कंप्यूटर आज की जरूरत है? इसका उत्तर है कंप्यूटर जीवन की मूलभूत अनिवार्य वस्तु तो नहीं है, किंतु इसके बिना आज की दुनिया अधूरी जान पड़ती है। सांसारिक गतिविधियों, परिवहन और संचार उपकरणों आदि का ऐसा विस्तार हो गया है कि उन्हें सुचारू रूप से चलाना अत्यंत कठिन होता जा रहा है। पहले मनुष्य जीवन भर में अगर 100 लोगों से संपर्क में आता था तो आज वह 2000 लोगों के संपर्क में आता है। पहले दिन में 5-10 लोगों से मिलता था तो आज 50-100 लोगों से मिलता है। पहले वह दिन में काम करता था तो आज रातें भी व्यस्त रहती हैं। आज व्यक्ति के संपर्क बढ़ रहे हैं, व्यापार बढ़ रहे हैं, गतिविधियां बढ़ रही है, आकांक्षाएं बढ़ रही है, साधन बढ़ रहे हैं। इस अनियंत्रित गति को सुव्यवस्था देने की समस्या आज की प्रमुख समस्या है। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इस आवश्यकता ने अपने अनुसार निदान ढूंढ लिया है। कंप्यूटर एक ऐसी स्वचालित प्रणाली है जो किसी भी अव्यवस्था को व्यवस्था में बदल सकती है। हड़बड़ी में होने वाली मानवीय भूलों के लिए कंप्यूटर रामबाण औषधि है। क्रिकेट के मैदान में एम्पायर की निर्णायक भूमिका हो या लाखों करोड़ों की लंबी लंबी गणनाएं, कंप्यूटर पलक झपकाते ही आपकी समस्या हल कर सकता है। पहले इन कामों को करने वाले कर्मचारी हड़बड़ाकर काम करते थे, एक भूल से घबराकर और अधिक गड़बड़ी करते थे। परिणाम स्वरूप काम कम, तनाव अधिक होता था। अब कंप्यूटर की सहायता से काफी सुविधा हो गई है।
तो ये था आपका पहला गद्यांश। समापन पर आपको निर्देश दिया जाता है कि निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का चयन कीजिए। यानी अब आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे जो मल्टीपल चॉइसेस होंगी और उसमें आपको जो सबसे सही लगेगा उसे चूज करके जो है उत्तर पुस्तिका पे लिख लेना होगा। तो गद्यांश पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है कि वर्तमान युग कंप्यूटर का युग क्यों है। आपको विकल्प दिए गए हैं कि कंप्यूटर के बिना जीवन की कल्पना असंभव सी हो गई है। दूसरा विकल्प है कंप्यूटर ने पूरे विश्व के लोगों को जोड़ दिया है। तीसरा विकल्प है कंप्यूटर जीवन की अनिवार्य मूलभूत वस्तु बन गया है। चौथा विकल्प दिया गया है कि कंप्यूटर मानव सभ्यता के सभी अंगों का अभिन्न अवयव बन चुका है। अब इन चारों में से सबसे जो उपयुक्त विकल्प आपको लगेगा आपको उसे चूज करके लिखना है। और यहाँ पर जो उपयुक्त विकल्प है वो है नंबर 4 यानी कंप्यूटर मानव सभ्यता के सभी अंग नंबर 4 यानी कंप्यूटर मानव सभ्यता के सभी अंगों का अभिन्न अवयव बन चुका है, क्योंकि इस विकल्प में जो है ऊपर के तीनों विकल्प भी जुड़ जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है गद्यांश के अनुसार कंप्यूटर के महत्व के विषय में कौन सा विकल्प सही है। तो पहला दिया गया है कंप्यूटर काम के तनाव को समाप्त करने का उपाय है। दूसरा विकल्प दिया गया है कंप्यूटर कई मानवीय भूलों को निर्णायक रूप से सुधार देता है। तीसरा विकल्प है कंप्यूटर के आने से सारी हड़बड़ाहट दूर हो गई है। और चौथा विकल्प है मानव की सारी समस्याओं का हल कंप्यूटर से संभव है। यहाँ पर जो चारों विकल्प है उनमें से हमें जो सही विकल्प लगा वो है तीसरा विकल्प, यानी कंप्यूटर के आने से सारी हड़बड़ाहट दूर हो गई है। क्योंकि जब हड़बड़ाहट ही नहीं होगी तो जो आपके दूसरे 3 विकल्प हैं वो भी जो है इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो कोई तनाव नहीं होगा, मानवीय जो भूलें हैं वो नहीं, समस्याएं हल हो जाएगी। इसलिए हमें यहाँ पर तीसरा जो विकल्प है वो सही लगा और उसे हमने उत्तर के रूप में चूज किया है। तीसरा जो प्रश्न है वो पूछा गया है गद्यांश के अनुसार किस आवश्यकता ने कंप्यूटर में अपना निदान ढूंढ लिया है। तो यहाँ पर आपको विकल्प दिए गए हैं अनियंत्रित कर्मचारियों के अनुशासित करने के, अनियंत्रित गति को सुव्यवस्था देने की, अधिक से अधिक लोगों से जुड़ जन जागरण लाने की और अधिक से अधिक कार्य कभी भी और कहीं भी करने की। तो यहाँ पर जो इन सभी विकल्पों में से हमें सही विकल्प लगा वो लगा दूसरा विकल्प, यानी अनियंत्रित गति को सुव्यवस्था देने की। क्योंकि यदि आपने गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ा है तो वहां पर एक पंक्ति आई थी जहां पर लिखा था कि जो कंप्यूटर है उसने जो है सुव्यवस्था लाई है अनियंत्रित गति में। तो इसलिए हमें दूसरा जो विकल्प है वो सही लगा और हमने उसे उत्तर के रूप में चूज किया। चौथा जो प्रश्न से पहले अधिक तनाव क्यों होता था। तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। लंबी लंबी गणनाएं करनी पड़ती थी, गलतियों के डर से कर्मचारी घबराए रहते थे, क्रिकेट मैदानों में गलत निर्णय का खतरा रहता था और मानवीय भूलों के कारण बड़ी दुर्घटनाएं होती थी। तो यहाँ पर जो हमें सही विकल्प लगा वो था गलतियों के डर से कर्मचारी घबराए रहते थे। इसलिए जो है कंप्यूटर के प्रयोग से पहले अधिक तनाव रहता था। क्योंकि यदि आपने जो गद्यांश सही से पढ़ा होगा तो वहां पर एक पंक्ति ये भी आई थी कि कर्मचारी जो है वो बहुत ज्यादा घबराए रहते थे, इसलिए उन्हें तनाव रहता था और ज्यादा गलती होने की संभावनाएं ज्यादा रहती थी। इसलिए यहाँ पर हमें सही विकल्प लगा नंबर 2, यानी गलतियों के डर से कर्मचारी घबराए रहते थे, इसलिए जो है तनाव ज्यादा होता था। पांचवा जो प्रश्न पूछा गया है गद्यांश का वो है कंप्यूटर के बिना आज की दुनिया अधूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए हैं। पहला है सारी व्यवस्था उपकरण और मशीनें कंप्यूटरीकृत है। दूसरा विकल्प है कंप्यूटर ही मानव एकीकरण का आधार है। तीसरा विकल्प है कंप्यूटर ने सारी प्रक्रियाएं आसान बना दी है। और चौथा विकल्प है कंप्यूटर द्वारा मानव सभ्यता अधिक समर्थ हो गई है। अब यहाँ पर जो सारे विकल्प हैं उनमें से हमें सबसे सही विकल्प लगा पहला विकल्प, यानी सारी व्यवस्था उपकरण और मशीनें कंप्यूटरीकृत है। ये विकल्प हमें इसलिए सही लगा क्योंकि जो सारी मशीनें हैं, उपकरण है, सारी व्यवस्था है वो जब कंप्यूटरकृत हो गई हैं तभी जो है कंप्यूटर के बिना आज की दुनिया अधूरी मानी जा सकती है। इसलिए हमने पहले विकल्प को चूज किया। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने किस तरह से गद्यांश को पढ़ा और उसके आधार पर जो प्रश्न पूछे गए थे हमने जो है गद्यांश के आधार पर ही उसके उत्तर को चूज किया।
अब आपसे दूसरा गद्यांश भी जो है इसी प्रश्न के अंतर्गत पूछा जाता है। अब यदि आप दूसरा गद्यांश चूज करते हैं तो आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती है कि यदि आप इस गद्यांश का चयन करते हैं, यानी यदि आपने दूसरे गद्यांश का चयन किया, आपने पहले गद्यांश का चयन नहीं किया, तो कृपया उत्तर पुस्तिका में लिखें कि आप प्रश्न संख्या 1 में दिए गए गद्यांश 2 पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिख रहे हैं। तो यानी आपको अपनी जो आंसर शीट है उसमें लिखना है कि आपने प्रश्न संख्या 1 के गद्यांश 2 को चूज किया है और आप उसके आधारित प्रश्नों के उत्तर लिख रहे हैं। तो दूसरा गद्यांश इस तरह से दिया गया है आपको कि पाठक आमतौर पर रूढ़िवादी होते हैं। वे सामान्यतः साहित्य में अपनी स्थापित मर्यादाओं की स्वीकृति या एक स्वप्न जगत में पलायन चाहते हैं। साहित्य एक झटके में उन्हें अपने आसपास के उस जीवन के प्रति सचेत करता है जिससे उन्होंने आंखें मूंद रखी थी। शुतुरमुर्ग अफ्रीका के रेगिस्तानों में नहीं मिलते, वे हर जगह बहुतायत में उपलब्ध हैं। प्रौद्योगिकी के इस दौर का नतीजा जीवन के हर गोशे में नगद फसल बढ़ता हुआ पागलपन है और हमारे राजनीतिज्ञ, सत्ता के दलाल, व्यापारी, नौकरशाह सभी लोगों को इस भगदड़ में नहीं पहुंचने जैसे दूसरे करते हैं वैसा करने, चूहा दौड़ में शामिल होने और कुछ न कुछ हासिल कर लेने को जिए जा रहे हैं। हम थक कर सांस लेना और अपने चारों ओर निहारना, हवा के पेड़ों में से गुजरते वक्त पत्तियों की मनहर लय गतियों को और फूलों के जादुई रंगों को, फूली सरसों के चमकदार पीलेपन को, खिले मैदानों की घनी हरितमा को, मर्म ध्वनि के सौंदर्य, हिम आच्छादित शिखरों की भव्यता, समुद्र तट पर पछाड़ खाकर बिखरती हुई लहरों के घोष को देखना सुनना भूल गए हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि पश्चिम की आधुनिकतावाद और भारत तथा अधिकांश तीसरी दुनिया के नव औपनिवेशिक चिंतन के साथ अपनी जड़ों के अलगाव, व्यक्तिवादी में हमारा अनिवार्य बेलगाम धसाव, अचेतन के बिंब, बौद्धिकता के विरोध, यह घोषणा की दिमाग अपनी रस्सी के अंतिम सिरे पर है, यथार्थवाद का विध्वंस, काम का एकेंद्रिक सुख मात्र रह जाना और मानव भावनाओं का व्यवसायीकरण तथा निम्नस्तरीयकरण इस अंधी घाटी में आ फंसने की वजह है। लेकिन वे भूल जाते हैं कि आधुनिकीकरण इतिहास की एक सच्चाई है और नई समस्याओं को जन्म देने और विज्ञान को अधिक जटिल बनाने के बावजूद आधुनिकीकरण एक तरह से मानव जाति की नियत है। मेरा सुझाव है कि विवेकहीन आधुनिकता के बावजूद आधुनिकता की दिशा में धैर्यपूर्वक सुयोजित प्रयास करना चाहिए। एक आलोचक किसी नाली में भी झांक सकता है, पर वह नाली निरीक्षक नहीं होता। लेखक का काम समझना है। साहित्य क्रांति नहीं करता, वह मनुष्य का दिमाग बदलता है और उन्हें क्रांति की आवश्यकता के प्रति जागरूक बनाता है। इस तरह से आपका दूसरा जो गद्यांश है वो दिया गया है और इसके नीचे भी आपको उसी तरह से निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का चयन कीजिए। यानी यहाँ पर भी आपको कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके जो आपको विकल्प दिए गए हैं उन विकल्पों में से जो सबसे सही आपको लगता है उसे चूज करके उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहला आपसे प्रश्न पूछा गया है कि गद्यांश में शुतुरमुर्ग की संज्ञा किसे दी गई है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। लेखक जो संसार को समझना चाहता है, राजनीतिज्ञ जो अपने स्वार्थ साधना चाहता है, पाठक जो सपनों की दुनिया में रहना चाहता है और नौकरशाह जो दूसरों जैसा बनने की होड़ में शामिल है। यहाँ पर जो है पाठक के रूप में इस गद्यांश में लिखा गया है, इसलिए हमें तीसरा विकल्प जो है वो सबसे सही से उत्तर के रूप में चूज किया कि पाठक जो सपनों की दुनिया में रहता है उसे जो है शुतुरमुर्ग की संज्ञा दी है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, आधुनिकता की दिशा में सुयोजित प्रयास क्यों होना चाहिए, और इसके विकल्प दिए गए हैं। इससे जीवन सुगम हो जाएगा तथा मानव प्रकृति का आनंद ले सकेगा। नई समस्याओं को जन्म लेने के पहले ही रोका जा सकेगा। आधुनिक होने की प्रक्रिया सदा से मानव सभ्यता का अंग रही है। इससे विज्ञान सरल व अधिक मानव कल्याणकारी हो सकेगा।
इनमें से जो है हमें सबसे जो सही विकल्प लगा वो लगा विकल्प नंबर 3, यानी आधुनिक होने की प्रक्रिया सदा से मानव सभ्यता का अंग रही है, इसलिए जो है आधुनिकता की दिशा में सुयोजित प्रयास करने की आवश्यकता है, जिससे जो है मानव जीवन सरल हो सकेगा, नई समस्याओं को रोका जा सकेगा। ये सारे जो विकल्प हैं वो तीसरे विकल्प में आ जाते हैं, इसलिए हमें तीसरा विकल्प सबसे सही लगा और हमने उसे उत्तर के रूप में चूज किया है। तीसरा जो प्रश्न पूछा गया है वो है नकद फसल के लिए बढ़ता हुआ पागलपन से क्या तात्पर्य है। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। लोग तुरंत व अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते हैं। दूसरा है लोग प्रकृति को समय नहीं देना चाहते हैं। तीसरा है लोग थके हुए हैं पर परिश्रम नहीं चाहते हैं। चौथा है लोग भौतिकतावादी और अमीर लोगों की नकल करना चाहते हैं। अब हमें यहाँ पर जो चारों विकल्प हैं उसमें से सबसे सही विकल्प लगा कि लोग जो है तुरंत और अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते हैं, इसलिए जो है नगद फसल के लिए उनका पागलपन बढ़ रहा है, यानी वे जो है जल्दी से जो चीज उन्हें मिल जाए, अधिक से अधिक जो चीज उन्हें लाभ दे, उसकी ओर जो है उनका पागलपन बढ़ रहा है, इसलिए हमें पहला जो विकल्प है वो सबसे सही लगा। चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है, पाठक साहित्य से आमतौर पर क्या अपेक्षा रखते हैं। यहाँ पर आपको 4 विकल्प हैं कि साहित्य को हमारे मन की बात कहनी चाहिए। दूसरा है साहित्य को संसार को यथावत समझना चाहिए। तीसरा है साहित्य तनाव कम करने वाला होना चाहिए और चौथा है साहित्य को जीवन कौशल व मूल्यों की शिक्षा देनी चाहिए। यदि आपने जो आपका गद्यांश है उसे सही से पढ़ा है, ध्यानपूर्वक पढ़ा है, तो आपको याद होगा कि वहां पर लाइन है कि साहित्य को संसार को यथावत समझना चाहिए। ये जो है पाठक साहित्य से आमतौर पर ये अपेक्षा रखता है कि जो संसार है वो जैसा दिखता है उसे जो है पाठक के सामने भी उसी तरह से पेश किया जाए, ताकि जो पाठक है उसे संसार के बारे में सही जानकारी प्राप्त हो सके। पांचवा जो प्रश्न आपसे पूछा गया है वो है लेखक के अनुसार साहित्य क्या कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अब यहाँ पर आपको विकल्प दिए गए हैं, लोगों को यथार्थ से अवगत करा बदलाव के लिए। दूसरा विकल्प है लोगों को जीवन की समस्याओं को भुला आगे जाने के लिए। तीसरा विकल्प लोगों को यथार्थवाद का विध्वंस करने के लिए। चौथा विकल्प है लोगों को भावनाओं व ऐन्द्रिक सुख से ऊपर उठ कार्य करने के लिए। अब यहाँ पर जो सबसे सही विकल्प हमें लगा वो लगा विकल्प नंबर 4, यानी लोगों को भावनाओं व ऐन्द्रिक सुख से ऊपर उठ कार्य करने के लिए जो है लेखक के अनुसार साहित्य को ये कार्य करना चाहिए कि जो लोग हैं उन्हें जो है उनकी भावनाओं से, उनका जो ऐन्द्रिक सुख है उससे दूर हटकर जो है कोई कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाए, लेखक ये चाहता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपको प्रश्न नंबर 1 में 2 गद्यांश दिए जाते हैं, उनमें से आपको एक गद्यांश चूज करना होता है और प्रत्येक गद्यांश में जो है 5 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक एक अंक निर्धारित होता है और जो कुल अंक है इस गद्यांश के लिए उसके लिए आपको 5 अंक दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न कंप्लीट होता है, आपको 2 में से 1 चूज करना, इस तरह से सॉल्व करना है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 में भी आपको अपठित गद्यांश पूछा जाएगा, यानी यहाँ पर भी आपको अपठित गद्यांश ही पूछे जाएंगे। जो आपकी पाठ्य पुस्तक से बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं वो आपसे कहीं से भी रैंडमली पूछे जाते हैं, जिस तरह से प्रश्न नंबर 1 में पूछे गए थे। और यहाँ पर भी प्रत्येक गद्यांश के लिए आपको 5 अंक निर्धारित हुए हैं। यहाँ पर भी 5 ही अंक आपको एक गद्यांश के लिए दिए जाएंगे। और प्रश्न नंबर 2 में भी आपको क्या निर्देश दिया गया है कि नीचे 2 गद्यांश दिए गए हैं, किसी गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर भी आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे, जिसमें से आपको एक गद्यांश चूज करना है, उसको ध्यान से पढ़ना है और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर भी गद्यांश 1 जब आप चूज करते हैं तो आपको उसके नीचे वही निर्देश दिया जाता है, केवल वहां पर लिखा होता है कि आपको जो प्रश्न संख्या है वो 2 में दिए गए एक पर आधारित प्रश्न, इस तरह से आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यानी पहले में आपने प्रश्न नंबर 1 लिखा था, यहाँ पर जो आप चूज करेंगे उस गद्यांश के नीचे आपको लिखना है कि आपने प्रश्न संख्या 2 में दिए गए गद्यांश 1 पर आधारित प्रश्न को जो आपने चूज किया है उसके उत्तर आप लिख रहे हैं। दूसरे प्रश्न का पहला गद्यांश इस तरह से दिया गया है।
पशु को बांध कर रखना पड़ता है क्योंकि वह निरंकुश है, चाहे जहां तहां चला जाता है, इधर उधर मुंह मार देता है। क्या मनुष्य को भी इस प्रकार दूसरों का बंधन स्वीकार करना चाहिए? क्या इससे उसमें मनुष्यत्व रह पाएगा? पशु के गले की रस्सी को एक हाथ में पकड़कर और दूसरे हाथ में एक लकड़ी लेकर जहां चाहो हाँक कर ले जाओ। जिन लोगों को इस प्रकार हाँके जाने का स्वभाव पड़ गया है, जिन्हें कोई भी जिधर चाहे ले जा सकता है, काम में लगा सकता है, उन्हें भी पशु ही कहा जाएगा। पशु को चाहे जितना मारो, चाहे जितना उसका अपमान करो, बाद में खाने को दे दो, वह पूंछ और कान हिलाने लगेगा। जैसे नर पशु भी बहुत से मिलेंगे जो कुचले जाने और अपमानित होने पर भी जरा सी वस्तु मिलने पर चट संतुष्ट और प्रसन्न हो जाते हैं। कुत्ते को कितना ही ताड़ना देने के बाद उसके सामने एक टुकड़ा डाल दो, वह झट से मारपीट को भूलकर उसे खाने लगेगा। यदि हम भी ऐसे ही हैं तो हम कौन हैं? इसे स्पष्ट कहने की आवश्यकता नहीं। पशुओं में भी कई पशु मारपीट और अपमान को नहीं सहते, वे कई दिन तक निराहार रहते हैं। कई पशुओं ने तो प्राण त्याग दिए, ऐसा सुना जाता है। पर इस प्रकार के पशु मनुष्य कोटि के हैं, उनमें मनुष्यत्व का समावेश है। यदि ऐसा कहा जाए तो कोई अत्युक्ति ना होगी। अब इस प्रकार गद्यांश के बाद आपको निर्देशानुसार सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का चयन करके कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, यानी आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी और आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, जिसके लिए आपको कुछ विकल्प भी दिए होंगे, यानी आपको मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो गद्यांश के आधार पर आपको पहला प्रश्न पूछा गया है, कई पशुओं ने प्राण त्याग दिए क्योंकि। अब इनके आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है, उन्हें विद्रोह करने की अपेक्षा प्राण त्यागना उचित लगा। दूसरा, उन्हें तिरस्कार को जीवन जीना उचित नहीं लगा। तीसरा, वह यह शिक्षा देना चाहते थे कि प्यार मारपीट से अधिक का। चौथा, वह यह दिखाना चाहते थे कि लोगों को उनकी आवश्यकता अधिक है, ना कि उन्हें लोगों की। अब इस प्रकार से आपको चारों में से सही विकल्प चुनना है, यानी जो आपको सबसे सही लगता है वही आपको उत्तर के रूप में जानना है। अब अगर आपने ये गद्यांश अच्छे से पढ़ा है तो आपको एक लाइन याद होगी जहां पर जो है कई पशुओं ने प्राण त्याग दिए इसके बारे में कहा गया है, और उसके आधार पर हम यहाँ पर दूसरा विकल्प चुन रहे हैं। उन्हें तिरस्कृत हो जीवन जीना उचित नहीं लगा, इसलिए उन्होंने प्राण त्यागना उचित समझा, इसलिए हमने दूसरा विकल्प चुना है। गद्यांश के आधार पर आपसे दूसरा प्रश्न पूछा गया है, बंधन स्वीकार करने से मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ेंगे? तो यहाँ पर भी आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है, मनुष्य सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से कम स्वतंत्र हो जाएगा। दूसरा है, मनुष्यत्व में व्यक्तित्व, इच्छा व निर्णय का तत्व समाप्त हो जाएगा। है, मनुष्य बंधे हुए पशु के समान हो जाएगा। चौथा है, मनुष्य की निरंकुशता में परिवर्तन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है हमें पहला जो आपका विकल्प है वो सबसे सही लगा कि मनुष्य सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से कम स्वतंत्र हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई मनुष्य किसी का बंधन स्वीकार करता है तो उस व्यक्ति की जो है अपनी सामाजिक और जो उसका व्यक्तिगत जो रूप होता है, जो उसकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है या जो उसकी सोशल लाइफ होती है, वो एक तरह से जो है स्वतंत्रता के तरह वो नहीं जी सकता है, यानी वो जो है बंधन के तौर पर हो जाता है, वो दूसरे व्यक्ति के कहने के अनुसार ही चलता है, उसकी अपनी कोई सोशल या फिर पर्सनल लाइफ नहीं रह जाती है। इसलिए हमें यहाँ पर पहला जो विकल्प है वो सबसे सही लगा और उसे हमने उत्तर के रूप में चुना है। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मनुष्यत्व को परिभाषित करने हेतु कौन सा मूल्य अधिक महत्वपूर्ण है? यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए हैं, स्वतंत्रता, न्याय, शांति, प्रेम। यदि आपने ये गद्यांश ध्यान गौर की होगी कि इस पूरे गद्यांश में जो है स्वतंत्रता के ऊपर बहुत जोर दिया गया है, तो आप यहाँ पर जो है एक अंदाजन रूप से भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है स्वतंत्रता इसका उत्तर हो सकता है। वैसे तो मनुष्यत्व को परिभाषित करने के लिए ये चारों ही मूल्य बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन स्वतंत्रता जो है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर पहला जो आपका विकल्प है स्वतंत्रता उसे उत्तर के रूप में चुना है। चौथा जो आपसे प्रश्न पूछा गया है वो है, गद्यांश के अनुसार कौन सी उद्घोषणा की जा सकती है? तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है, सभी पशुओं में मनुष्यत्व है। दूसरा है, सभी मनुष्यों में पशुत्व है। तीसरा है, मानव के लिए बंधन आवश्यक नहीं है। और चौथा है, मान अपमान की भावना केवल मानव ही समझता है। और गद्यांश के अनुसार जो हम उद्घोषणा कर सकते हैं वो है आपका तीसरा विकल्प कि मानव के लिए बंधन आवश्यक नहीं है।
पांचवा जो आपसे प्रश्न पूछा गया है वो है, गद्यांश में नर और पशु की तुलना किन बातों को लेकर की गई है। तो यहाँ पर जो है आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है पिटने की क्षमता, दूसरा है पूंछ कान आदि को हिलाना, तीसरा है बंधन स्वीकार करना और चौथा है लकड़ी द्वारा हाँके जाना। तो यहाँ पर जो गद्यांश दिया गया है आपको, उसमें पशु और नर की तुलना जो है वो बंधन स्वीकार करना इस बात से की गई है। तो यहाँ पर जो तीसरा आपको विकल्प दिया गया है बंधन स्वीकार करना, उसे जो है हम उत्तर के रूप में चुन रहे हैं, क्योंकि जो है इस गद्यांश में आपसे साफ तौर पर कहा गया है कि पशु और मनुष्य दोनों को यदि बंधन में रखा जाए तो दोनों ही एक प्रकार के हो जाते हैं। यहाँ पर जो है बंधन स्वीकार करने पर जो है बहुत जोर दिया गया है और यहाँ पर नर और पशु की तुलना भी बंधन स्वीकार करने से ही की गई है। अब आपको जो है अथवा और दूसरे में से कोई गद्यांश चूज करना होता है, और यदि आप दूसरा गद्यांश चूज करते हैं तो यहाँ पर भी आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती है कि यदि आप इस गद्यांश का चयन करते हैं तो कृपया उत्तर पुस्तिका में लिखें कि आप प्रश्न संख्या 2 में दिए गए गद्यांश 2 पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिख रहे हैं। यानी यदि आप गद्यांश 2 को चूज करते हैं प्रश्न नंबर 2 का, तो आपने प्रश्न नंबर 2 के आगे गद्यांश 2 लिखना है, ताकि जो आपका पेपर जो है चेक कर रहा है उसे पता चल जाए कि आपने पहला नहीं बल्कि दूसरा गद्यांश चूज किया है। आपको जो दूसरा गद्यांश दिया गया है वो इस तरह से है कि व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चलित नहीं होता। जितना बड़े पैमाने पर मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। लक्ष्य की बात भूल गए, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दक्यानुसी मान लिया गया। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्शों और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर आ गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो धर्मभीरू हैं वे भी त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात से पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर बाहर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, जाने को पाप समझता है। अब इस गद्यांश के बाद भी आपको वही निर्देश दिए गए हैं, वही इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपको निर्देशानुसार यानी इंस्ट्रक्शन के अनुसार आपको जो है सबसे सही जो विकल्प लगता है, जो आपको सबसे सही चॉइस लगती है, वो चूज करके जो है उत्तर के रूप में लिखनी है। गद्यांश पर आधारित आपको पहला प्रश्न पूछा गया है कि मनुष्य ने आदर्शों को मजाक का विषय किस कारण बना लिया है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, कानून, उन्नति, लोभ, धर्मभीरुता। यहाँ पर जो हमें सबसे सही विकल्प लगता है वो है धर्मभीरुता, क्योंकि धर्मभीरुता के कारण ही जो है लोगों ने कानून का मजाक बना लिया है। उन्नति का जो लोभ है वो लोगों में बढ़ता जा रहा है। ये सारी चीजें जो है धर्मभीरुता के कारण ही लोगों में आई है, और मनुष्य ने जो है आदर्शों का मजाक भी धर्मभीरुता के कारण ही बनाया है। इसलिए हमने यहाँ पर चौथा जो विकल्प है उसे उत्तर के रूप में चुना है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, धर्म एवं कानून के संदर्भ में पूछा गया है, धर्म एवं कानून के संदर्भ में भारत के विषय में कौन सा कथन सबसे अधिक सही है। और आपको 4 कथन दिए गए हैं। पहला है, महिलाओं का सम्मान धर्म तो है पर कानून नहीं है। दूसरा है, धर्म और कानून दोनों को धोखा दिया जा सकता है। तीसरा है, भले लोगों के लिए कानून नहीं चाहिए और बुरे इसकी परवाह नहीं करते हैं। चौथा है, भारत का निचला वर्ग कदाचित अभी भी कानून को धर्म के रूप में देखता है। यहाँ पर जो हमें सबसे सही लगता है भारत के विषय में, वो विषय है भारत का जो निचला वर्ग है वो कदाचित अभी भी कानून को धर्म के रूप में देखता है। ये बात जो है हम भारत के रूप में आज भी कह सकते हैं कि भारत में जो निचला वर्ग है वो अभी भी जो है कानून से ज्यादा धर्म पर विश्वास रखता है। इसलिए हमने चौथा जो यहाँ पर विकल्प है उसे उत्तर के रूप में चुना है। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारतवर्ष में सेवा और सच्चाई के मूल्य डैश
रेखांकित करनी है और आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है मनुष्य की समाज पर निर्भरता में कमी होने के कारण उसमें ह्रास हुआ है। दूसरा है जीवन में उन्नति के बड़े पैमाने के कारण कहीं छिप से गए हैं। तीसरा है न्यायालयों में कानून की सत्यभाषी धाराओं में उलझ कर रह गए हैं। चौथा है परमार्थ के लिए जीवन की बाजी लगाने वाले यह सिद्ध करते हैं कि यह व्यक्ति के मन में अभी भी नियंत्रित कर रहे हैं। यहाँ पर जो ये 4 विकल्प हैं, इनमें से हमें रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए जो सबसे उचित जो विकल्प है वो लगता है दूसरा, यानी जीवन में उन्नति के बड़े पैमाने के कारण जो है भारतवर्ष में सेवा और सच्चाई के जो मूल्य हैं वो छिप से गए हैं। क्योंकि यदि आपने ये जो गद्यांश आपको दिया गया है वो अच्छे से पढ़ा है तो वहां पर स्पष्ट रूप में लिखा है कि जो जीवन की उन्नति है उसके कारण जो है भारतवर्ष में सेवा और सच्चाई के मूल्य छिपे हैं, लेकिन वो खत्म नहीं हुए हैं, वो सिर्फ दब से गए हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है वो हमें उत्तर के रूप में चूज किया है। चौथा जो प्रश्न आपसे पूछा गया है वह है भारतवर्ष का बड़ा वर्ग बाहर भीतर कदाचित क्या अनुभव कर रहा है। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए हैं। धर्म कानून से बड़ी चीज है, कानून धर्म से बड़ी चीज है, संयम अशक्त और अकर्मण्य लोगों के लिए है, आदर्श और असूलों से यथार्थ जीवन असंभव है। गद्यांश के आधार पर जो है हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पहला विकल्प दिया गया है वो सबसे उचित है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। ये भारतवर्ष का बाहर और भीतरी वर्ग जो है वो कदाचित अभी भी यही अनुभव कर रहा है, क्योंकि भारतवर्ष में अभी भी जो है बहुत से ऐसे वर्ग हैं जो धर्म को कानून से ऊपर मानते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर जो पहला जो आपका विकल्प है वो चूज किया है। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक का चयन कीजिए, यानी आपको सबसे सही जो शीर्षक लगता है इस गद्यांश के लिए वो आपने चूज करना है। तो यहाँ पर आपको 4 जो है चॉइसेस दी गई हैं। पहली है उन्नति के संदर्भ में जीवन मूल्यों की प्रासंगिकता। दूसरा है मानव चित्त के आकर्षण निवारण में आदर्शों की भूमिका। तीसरा है समाज कल्याण हेतु धर्म और कानून का सह अस्तित्व। और चौथा है धार्मिक व सार्वभौमिक मूल्यों का एकीकरण। हमें जो लगता है कि इसका जो उचित शीर्षक होना चाहिए वो है उन्नति के संदर्भ में जीवन मूल्यों की प्रासंगिकता, क्योंकि यहाँ पर जो है ये स्पष्ट रूप में कहा गया है इस गद्यांश में कि उन्नति के संदर्भ में जो है जीवन मूल्य दब गए हैं, वो खत्म नहीं हुए हैं। यानी मनुष्य के अंदर अभी भी मनुष्यों के अंदर जो है अभी भी जीवन के मूल्य हैं, वो केवल उन्नति के कारण दबे हुए हैं, वे सामने प्रकट नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन यदि मनुष्य के सामने कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसमें जो है उसे अपने जीवन के मूल्यों को दिखाना होता है तो वो जरूर दिखाता है। इसलिए हमने जो यहाँ पर पहला विकल्प है वो शीर्षक के रूप में चूज किया है। दूसरे प्रश्न में दिए गए गद्यांशों के बाद अब बात करते हैं आपके अगले भाग की, जो है व्यवहारिक व्याकरण। व्यवहारिक व्याकरण जो है आपको कुल 16 अंकों के लिए पूछा जाता है। 16 अंक जो है आपको बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, और यदि आप इस व्याकरण वाले भाग को सही से कर लेते हैं तो आपके ये 16 अंक बिल्कुल सुनिश्चित हो जाते हैं। तो आपको ये व्यवहारिक व्याकरण यानी जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें से ही पूछा जाता है। आपको उसी को जो है ध्यान से पढ़ना है ताकि आप जो है इस व्याकरण के 16 अंकों को बिल्कुल अच्छे से कर सकें और अपने 16 अंक बिल्कुल सुनिश्चित कर सकें। तो चलिए अगला भाग देखते हैं कि आपको किस तरह से पूछा गया है। ये भाग जो है आपका तीसरे प्रश्न से शुरू होता है। तो तीसरे प्रश्न में आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित 5 भागों में से किन्हीं 4 भागों के उत्तर दीजिए। यानी प्रश्न में आपको 5 भाग पूछे जाएंगे, लेकिन आपको उनमें से किसी 4 भाग के ही उत्तर देने हैं। यानी यहाँ पर आपके पास चॉइस है, आपको 5 में से कोई 4 भाग करने हैं, और जो आपको बिल्कुल सही लगता है कि वो 4 आपको बिल्कुल अच्छे से आते हैं और उसमें आप कोई भी अंक नहीं काटेंगे, तो आपको उन 5 में से केवल उन्हीं 4 को चूज करना है। तो तीसरे प्रश्न का जो पहला भाग है वो आपसे पूछा गया था, तंतारा बहुत भाग्यशाली भी था, रेखांकित में पद है। यानी जो आपको रेखांकित किया गया है वो है बहुत। आपको बहुत का पद ढूंढना है कि बहुत कौन सा पद है। आपको 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, संज्ञा पद, सर्वनाम पद, विशेषण पद या क्रियापद। आपको यहाँ पर चूज करना है कि जो बहुत है वो कौन सा पद है। अब यहाँ पर देखिए, जो बहुत है वो आपके पास किसी की विशेषता बता रहा है, यानी
तंतारा भाग्यशाली भी था। तंतारा संज्ञा हो गया, भाग्यशाली हो गया विशेषता, लेकिन बहुत भी जो है वो विशेषता की विशेषता बता रहा है, कि वो बहुत ज्यादा भाग्यशाली था। इसलिए यहाँ पर कौन सा होगा, यहाँ पर होगा विशेषण पद। अगले पर आते हैं। अगला भाग है, वे माँ से कहानी सुनते रहते हैं। वाक्य में क्रिया पदबंध है। अब यहाँ पर आपने इस वाक्य में क्रिया पदबंध ढूंढना है कि वे माँ से कहानी सुनते रहते हैं, उसमें क्रिया पदबंध कौन सा है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर क्रिया ढूंढनी है। आपको यहाँ पर 4 भाग दिए हैं। वे माँ से कहानी सुनते रहते हैं, कहानी सुनते। अब यहाँ पर जो क्रिया है वो है रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो क्रिया है उसे पद के साथ कौन बांध रहा है, कहानी सुनना। तो यहाँ पर क्रिया पदबंध होगा सुनते रहते हैं। तो यानी यहाँ पर जो तीसरा आपका ऑप्शन है सुनते रहते हैं, वो इसका उत्तर होगा। क्रिया पदबंध यहाँ पर है सुनते रहते हैं। अब तीसरा जो भाग है वो पूछा गया है, बंगले के पीछे लगा पेड़ गिर गया। वाक्य में रेखांकित पदबंध है। अब यहाँ पर जो बंगले है वो रेखांकित किया गया है और आपको इसमें पदबंध ढूंढना है कि इसमें कौन सा पदबंध है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। अब यहाँ पर जो बंगले के पीछे है वो विशेषण है, यानी विशेषण पदबंध है। वो कैसे, यहाँ पर बंगले के पीछे जो है वो विशेषता बता रहा है बंगले की, कि बंगले के पीछे कुछ है। क्या है, वो विशेषता है। तो यहाँ पर विशेषता कौन बता रहा है, बंगले के पीछे। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर विशेषण पदबंध होगा। तो यहाँ पर हमने तीसरा जो इसका आपको ऑप्शन दिया है विशेषण पदबंध, वो हमने उत्तर के रूप में चूज किया है। चौथा यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है, वाक्य डैश से बनता है। अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, स्वर, व्यंजन, शब्द और पद। तो यहाँ पर जो वाक्य है उसकी आपने परिभाषा भी पढ़ी होगी कि शब्दों के जो सार्थक समूह होते हैं उसे वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर जो शब्द है उसे हम यहाँ पर उत्तर के रूप में लिखेंगे कि शब्द से जो है वाक्य बनते हैं, यानी शब्दों का जो समूह होता है उसी से जो है वाक्य बनते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर जो तीसरा आपका ऑप्शन है शब्द, उसे उत्तर के रूप में चूज किया है। पांचवा आपसे प्रश्न पूछा गया है, मैं तेजी से दौड़ता हुआ घर पहुंचा। रेखांकित में कौन सा पदबंध है। यहाँ पर जो है मैं तेजी से दौड़ता हुआ, ये जो है रेखांकित किया गया है और आपने यहाँ पर इसमें पदबंध ढूंढना है कि यहाँ पर कौन सा पदबंध है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, क्रिया विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध। अब यहाँ पर जो है देखिए दौड़ता हुआ, यानी ये तो क्रिया हो गई। अब क्रिया पदबंध तो जरूर है, लेकिन मैं तेजी से, ये भी रेखांकित है। यानी यहाँ पर जो है विशेषता भी बता रहा है कि जो क्रिया है वो उसकी विशेषता है कि वो तेजी से दौड़ रहा है। यानी मैं तेजी से दौड़ता हुआ घर पहुंचा। दौड़ना होगी क्रिया, लेकिन तेजी से हो गया विशेषण, विशेषता हो गई। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर है वो होगा आपका पहला ऑप्शन। क्रिया विशेषण पदबंध। यानी यहाँ पर क्रिया भी है, विशेषण भी है, इसलिए यहाँ पर क्रिया विशेषण पदबंध होगा। अगला प्रश्न आपसे इस भाग में पूछा गया है, चौथा प्रश्न। उसमें भी आपको लिखा गया है कि निम्नलिखित 5 भागों में से किन्हीं 4 भागों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर भी आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि यहाँ पर भी आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 भाग होंगे, लेकिन उसमें से आपको केवल 4 ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर भी आपको चॉइस है कि आप इन 5 में से कोई एक छोड़ सकते हैं, जो जिसपे आपको थोड़ा बहुत डाउट रहेगा कि ये मैं सही से नहीं कर पा रहा हूँ, शायद ये गलत हो सकता है, उसे आप छोड़ दीजिए और यहाँ पर आप किन्हीं 4 को जो है ले लीजिए जिन्हें आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो इस चौथे प्रश्न का पहला जो प्रश्न है वो आपसे पूछा गया है, बच्चे आए हैं और खेल रहे हैं, वाक्य रचना की दृष्टि से है। अब यहाँ पर वाक्य रचना की दृष्टि से कौन सा वाक्य बन रहा है वो आपने चूज करना है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। कुल सही तरीके से कह सकते हैं कि संयुक्त वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर और का प्रयोग हुआ है, यानी यहाँ संयोजक का प्रयोग हुआ है। जहां पर भी संयोजक का प्रयोग हुआ और एवं इस तरह के जो आपके शब्द हैं वो यूज होंगे, तो वहां पर आप लिख सकते हैं कि वो संयुक्त वाक्य है। इसलिए हमने यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है वो चूज किया है कि ये संयुक्त वाक्य है। दूसरा आपसे प्रश्न पूछा गया है, राम घर गया, उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। अब यहाँ पर आपको एक वाक्य दिया है, उसका संयुक्त वाक्य कौन सा सही है वो आपने चूज करना है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है,
राम ने घर जाकर माँ को देखा। दूसरा है राम घर गया और उसने माँ को देखा। तीसरा है राम घर गया अतः उसने माँ को देखा। और चौथा है जब राम घर गया तब उसने माँ को देखा। तो संयुक्त वाक्य कौन सा था जिसमें संयोजक का प्रयोग होगा, यानी और एवं। तो यहाँ पर और एवं का प्रयोग कहाँ हो रहा है? दूसरे जो आपको चॉइस दी गई, दूसरी चॉइस, उसमें दिया गया है कि राम घर गया और उसने माँ को देखा, इसलिए यहाँ पर जो संयुक्त वाक्य है इसलिए यहाँ पर जो संयुक्त वाक्य है वो दूसरा ऑप्शन होगा। तीसरा आपसे प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। अब यहाँ पर आपको 4 वाक्य दिए गए हैं, उसमें से आपने मिश्र वाक्य को चूज करना है कि उसमें से मिश्र वाक्य कौन सा है। चोर को देखकर सिपाही उसे पकड़ने दौड़ा। दूसरा है नेताजी भाषण देकर चले गए। तीसरा है सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। चौथा है उसने खाना खाया और सो गया। अब यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि जो मिश्र वाक्य होते हैं वो 2 वाक्यों को मिलाया गया होता है, यानी जहां पर 2 वाक्यों को जोड़ा गया हो किसी तरह से, 2 वाक्य जो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हो उन्हें जो है मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे पहला जो वाक्य है वो है चोर को देखकर सिपाही उसे पकड़ने दौड़ा। यहाँ पर कोई 2 वाक्य नहीं है, यहाँ पर एक ही वाक्य कि सिपाही ने ही चोर को देखा और सिपाही उसे पकड़ने दौड़ा। और दूसरा यहाँ पर सिंपल वाक्य है कि नेताजी भाषण देकर चले गए। तीसरा जो यहाँ पर है वो सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। अब यहाँ पर देखिए सेठ जानता है, सेठ जान रहा है, सेठ जानता है, सेठ जान रहा है क्या कि नौकर ईमानदार है। 2 वाक्य है उनको जोड़ रहा है कि, तो यहाँ पर जो तीसरा है वही जो है हमारा मिश्र वाक्य होगा कि सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। जो चौथा ऑप्शन है वो है उसने खाना खाया और सो गया। यहाँ पर और का प्रयोग हो रहा है, यानी ये संयोजक का प्रयोग हो रहा है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य होगा। इसलिए जो हमारा मिश्र वाक्य है वो आपका थर्ड ऑप्शन होगा कि सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। चौथा आपको यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य है। यहाँ पर आपको 4 वाक्य दिए गए हैं और उसमें से पूछा गया है कि जो संयुक्त वाक्य है वो चूज करना है। संयुक्त वाक्य कौन सा होता है आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जिसमें संयोजक का प्रयोग हो, और यहाँ पर संयोजक का प्रयोग जो है वो एक ही ऑप्शन में हो रहा है, वो है चौथा ऑप्शन कि वह बाजार गया और पुस्तक खरीद लाया। इसलिए जो चौथा ऑप्शन है वही हमारा उत्तर होगा क्योंकि इसमें संयोजक का प्रयोग हो रहा है। पांचवा आपसे प्रश्न पूछा गया है मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में अथवा संयुक्त को सरल वाक्य में बदलने और संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलने को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, वाक्य निर्माण, वाक्य रूपांतरण, वाक्य प्रक्रिया, वाक्य संश्लेषण। तो जो वाक्य रूपांतरण होता है उसे जो है हम मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य और संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलना कहते हैं। बदलना यानी रूपांतरित होना, किसी चीज का बदलना। तो यहाँ पर जो दूसरा आपका ऑप्शन है वाक्य रूपांतरण, वही जो है हमारा उत्तर होगा। अब यहाँ पर जो है आपको प्रश्न नंबर 5 दिया गया है कि निम्नलिखित 5 भागों में से किन्हीं 4 भागों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर भी आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से आपको किन्हीं 4 के उत्तर देने हैं। पहला है महावीर शब्द में कौन सा समास है। महावीर जो शब्द है उसमें कौन सा समास है ये आपने ढूंढना है और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष और अव्ययी भाव। तो यहाँ पर जो कर्मधारय है वो हमारा उत्तर होगा, जो आपका पहला ऑप्शन है। और कर्मधारय में आपने ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर महावीर है यानी जो महान है, जो वीर, महान है जो वीर, महान है जो राजा, इस तरह के जो समास विग्रह होते हैं वो जो है कर्मधारय में आते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा कर्मधारय समास। दूसरा जो आपसे प्रश्न पूछा गया है वो है वन गमन समस्त पद का विग्रह होगा, यानी जो वन गमन है उसका विग्रह कैसे होगा। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वन का गमन, वन से गमन, वन को गमन, वन और गमन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है वन को गमन, यानी वन को जाना। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है पीत है जो अंबर का समस्त पद है, यानी पीत है जो अंबर, पीला है जो वस्त्र, उसका जो समस्त पद बनेगा वो क्या बनेगा। यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है पीतांबर, वो इसका उत्तर होगा, यानी पीला है जो अंबर, पीला है जो वस्त्र, उसे जो है पीतांबर कहा जाता है। चौथा आपसे प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर गुरु दक्षिणा शब्द के सही समास विग्रह का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको गुरु दक्षिणा एक शब्द दिया गया है, उसका जो है आपने सही जो समास विग्रह है वो चूज करना है। अब यहाँ पर है गुरु से दक्षिणा,
तत्पुरुष समास, गुरु का दक्षिणा तत्पुरुष समास, गुरु की दक्षिणा तत्पुरुष समास, गुरु के लिए दक्षिणा तत्पुरुष समास। अब ये तो आपके पास यहाँ पर कंफर्म है कि ये तत्पुरुष समास है, लेकिन इसका सही समास विग्रह कौन सा है? ये होगा गुरु के लिए दक्षिणा। यानी जो गुरु दक्षिणा होती है वो गुरु के लिए होती है, गुरु से नहीं ली जाती, गुरु का नहीं होती है, गुरु की नहीं होती है, वो होती है गुरु के लिए। यानी शिष्य के द्वारा गुरु के लिए दी गई जो दक्षिणा होती है उसे कहते हैं गुरु दक्षिणा। इसलिए यहाँ पर जो आपका चौथा ऑप्शन है गुरु के लिए दक्षिणा तत्पुरुष समास, वो हमारा उत्तर होगा। पांचवा आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है दिनचर्या समस्त पद का विग्रह है। यहाँ पर भी आपसे समस्त पद का विग्रह पूछा गया है दिनचर्या का। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दिन की चार्या, दिन में आराम, दिन में चलना, दिन भर खाना। तो दिनचर्या होता है दिन की चार्या, यानी जो पहला आपका ऑप्शन है वो आपका उत्तर होगा कि दिन की चार्या यानी दिन भर जो किया गया काम है उसे दिनचर्या कहा जाता है। इसलिए आपका पहला जो ऑप्शन है वो आपका उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 6 आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित चारों भागों के उत्तर दीजिए। अभी तक जो है आपको 5 भागों में से 4 भाग चूज करने थे, लेकिन छठे प्रश्न में आपको केवल 4 ही भाग दिए गए होंगे और आपको उन चारों में से सभी के उत्तर देने होंगे, वो अनिवार्य होंगे। आपको इसमें से कोई भी चॉइस नहीं लेनी है। तो पहला आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, पढ़ाई में मेहनत कर मैं डैश हो सकता हूँ, मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर आपको मुहावरे दिए गए हैं, उसमें से आपने एक मुहावरा चूज करना है जो यहाँ पर बिल्कुल सही बैठता हो। तो पहला मुहावरा है अंधों में काना राजा, दूसरा है एक पंथ दो काज, तीसरा है अपना हाथ जगन्नाथ और चौथा है पैरों पर खड़ा होना। तो पढ़ाई में मेहनत कर मैं डैश हो सकता हूँ, अपने पैर बिल्कुल सही होगा। दूसरा आपसे प्रश्न पूछा गया है विपत्ति में उसकी अक्ल डैश, उपयुक्त मुहावरों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर भी आपको 4 जो मुहावरे दिए गए हैं उसमें से आपको सही मुहावरा चूज करना है। मुहावरे हैं खो जाना, ठनक जाना, चकरा जाना, आग बबूला हो जाना। तो हमेशा जो अक्ल है उसे जो है खो जाने से रिलेट किया जाता है। तो विपत्ति में उसकी अक्ल खो गई, तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो हम चूज करेंगे और वो आपका सही उत्तर होगा। तीसरा आपको प्रश्न पूछा गया है सच्चे शूरवीर देश की रक्षा में प्राणों की डैश है, रिक्त स्थान की पूर्ति सटीक मुहावरे से कीजिए। यानी सही मुहावरे से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, रिक्त स्थान को भरना है। तो यहाँ पर जो है आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बलि लगा देते हैं, जान लगा देते हैं, ताकत लगा देते हैं, आहुति लगा देते हैं। तो जो सच्चे शूरवीर होते हैं वो देश की रक्षा में अपने प्राणों की बलि लगा देते हैं या आहुति लगा देते हैं। आप इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। वो देश की रक्षा में अपने प्राणों की बलि लगा देते हैं या आहुति लगा देते हैं। आप इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। अगर आप बलि लगा देते हैं चूज करते हैं तो भी सही होगा, और अगर आप आहुति लगा देते हैं तो भी सही होगा। तो हमने यहाँ पर चूज किया है बलि लगा देते हैं, यानी वो अपने जानों की बाजी लगा देते हैं, जान लगा देते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर बलि लगा देते हैं ऑप्शन को चूज किया है। चौथा आपसे प्रश्न पूछा गया है गरीब माँ बाप अपना डैश कर बच्चों को पढ़ाते हैं और वो चिंता नहीं करते, रिक्त स्थान की पूर्ति सटीक मुहावरे से कीजिए। यहाँ पर भी आपने सही मुहावरा चूज करना है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, गला काट, पेट काट, खून बहा, मन लगा। तो यहाँ पर देखिए गरीब माँ बाप अपना डैश काट कर बच्चों को पढ़ाते हैं, यानी वो क्या करते हैं पेट काट कर, यानी मेहनत वो ज्यादा करते हैं, अपना पेट काट काट कर यानी पैसों को जोड़ जोड़ कर बच्चों को पढ़ाते हैं और वो चिंता नहीं करते। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है। अब बात करते हैं पाठ्य पुस्तक वाले भाग की। पाठ्य पुस्तक वाला भाग आपके प्रश्न पत्र में 14 अंकों के लिए पूछा जाता है। ये अंक सभी प्रश्नों में किस तरह बांटे जाते हैं, किस प्रश्न के लिए कितने अंक निर्धारित होते हैं और कौन से प्रश्न में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये हम आगे जानेंगे। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का चयन कीजिए। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 में आपको पद्यांश पूछा जाता है और ये पद्यांश जो है आपकी पाठ्य पुस्तक से ही पूछा जाएगा। यानी पाठ्य पुस्तक में जितने भी आपके काव्य खंड है उसमें से कोई एक पद्यांश जो है वहां से यहाँ पर आपके प्रश्न पत्र में दिया जाएगा और उस पद्यांश पर आधारित जो है कुछ प्रश्न जो है विकल्प सहित पूछे जाएंगे, जिसमें से जो है उपयुक्त विकल्प को चुनकर आपको उत्तर के रूप में लिखना होगा। ये प्रश्न जो है 4 अंकों के लिए पूछा जाएगा। यहाँ पर आपके पास जो पद्यांश दिया गया है वो है
कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जिंदगी जो खून से नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब ये जो आपको पद्यांश दिया गया है इसकी आपको व्याख्या आनी चाहिए, तभी जो है इस पे जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे उसके उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। इसके लिए आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में जितने भी काव्य खंड है, जितनी भी कविताएं दी गई है, उन्हें जो है अच्छे से पढ़ लेना है। तो यहाँ पर भी आपको निर्देश दिए गए हैं कि निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का चयन कीजिए। यानी यहाँ पर भी आपको जो प्रश्न दिए जाएंगे उनमें जो है कुछ निर्देश दिए गए हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई है, उनके अनुसार जो है आपको सही विकल्प चुनकर सही चॉइस जो है चूज करके उत्तर के रूप में लिखनी है। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया, पंक्ति में सर किसका प्रतीक है। अब यहाँ पर आपको एक पंक्ति पूछी गई है और उस पंक्ति में जो सर शब्द है वो किसका प्रतीक है ये पूछा गया है। यहाँ पर आपको चार विकल्प दिए हैं, स्वाभिमान, सिर, घमंड, पराक्रम। अब यहाँ पर जो सबसे उपयुक्त हमें लगता है वो है स्वाभिमान। यानी जो हमारे देश का स्वाभिमान है हिमालय, हमने उसे झुकने नहीं दिया, ये जो है सैनिक बता रहा है। इसलिए यहाँ पर जो है स्वाभिमान सबसे उपयुक्त जो है विकल्प है, इसलिए हमने उसे उत्तर के रूप में चुना है। दूसरा जो प्रश्न है वो है यहाँ पर जो बांकपन शब्द यूज हुआ है पद्यांश में वो किसका प्रतीक है। तो यहाँ पर चार आपको विकल्प दिए हैं, वक्रता, अद्भुत, छवि, बेमिसालपन। तो यहाँ पर जो सबसे उपयुक्त हमें लगता है वो है बेमिसालपन। यानी जो चौथा आपका विकल्प है वो यहाँ पर बांकपन शब्द के प्रतीक के रूप में हमें लगता है प्रयुक्त हुआ है, इसलिए हमने उसे जो है उत्तर के रूप में प्रस्तुत किया है। तीसरा जो प्रश्न है वो है, धरती के दुल्हन बनने से तात्पर्य है। अब यहाँ पर चार विकल्प हैं, दुल्हन की भांति शर्मा रही है, सैनिकों के खून से नहा गई है, बलिदान से गौरवान्वित हुई है, दुल्हन की भांति अपने प्रियतम की आस देख रही है। अब यहाँ पर जो सबसे उपयुक्त विकल्प है वो है सैनिकों के खून से नहा गई है। यहाँ पर जो धरती के दुल्हन बनने के तात्पर्य है इस पद्यांश में, वो सैनिकों के खून से जो धरती है वो लाल हो गई है। तो यहाँ पर जो है उस खून को जो है उनसे जो धरती है वो लाल हो गई है, तो यहाँ पर जो है उस खून को जो है श्रृंगार के रूप में दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो है सबसे प्रयुक्त जो हमें लगता है वो है सैनिकों के खून से नहा गई है, इसलिए जो दूसरा यहाँ विकल्प है वो हमने उत्तर के रूप में प्रस्तुत किया है। चौथा जो प्रश्न पूछा गया है वो है, सर पर कफन बांधने का अर्थ है बलिदान के लिए तैयार होना, मरने की कोशिश करना, अपने लिए जान की बाजी लगाना, लोगों को दिखाना कि हम मरने से नहीं डरते। तो यहाँ पर पद्यांश में जो पंक्ति है सर पर कफन बांधने की, उसका जो तात्पर्य है, उसका जो अर्थ है वो है बलिदान के लिए तैयार होना। यानी यहाँ पर जो सैनिक है वो ये कह रहे हैं कि वो जो है सर पर कफन बांधकर जो है देश की रक्षा के लिए तैयार है, बलिदान के लिए तैयार है। इसलिए जो पहला विकल्प है वो सबसे ज्यादा प्रयुक्त है, इसलिए हमने जो है उसे उत्तर के रूप में लिया है। इस तरह से जो है इस पद्यांश में चार प्रश्न पर जो है वो निर्धारित है और इस पद्यांश का जो कुल अंक है वो 4 है। और आपको अपनी पाठ्य पुस्तक की सभी कविताओं को अच्छे से पढ़ लेना है ताकि कोई भी भूल जो है आप यहाँ पर उत्तर को चूज करने में ना करें, ताकि आपके 4 के 4 अंक जो है वो सुनिश्चित हो जाएं। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, और यहाँ पर 8वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का चयन कीजिए, और ये 5 अंक के लिए आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पर जो है आपसे गद्यांश पूछा गया है। अब यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना है कि जो ये गद्यांश पूछा जाएगा ये आपकी पाठ्य पुस्तक से ही पूछा जाएगा। पहले जो गद्यांश पूछे गए थे वो अपठित गद्यांश थे, यानी वो जो है आपकी पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड नहीं थे। लेकिन जो ये 8वें प्रश्न का गद्यांश होगा ये आपकी पाठ्य पुस्तक में से ही कहीं से चूज किया गया होगा और पाठ्य पुस्तक में से ही लिया गया होगा। तो यहाँ पर जो गद्यांश लिया गया है वो है, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है,
यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप में लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे, 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 दिन में पूरा करने की कोशिश करने लगे। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है। उसे स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है। यही कारण है जिससे मानसिक रोग यहाँ बढ़ गए हैं। अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं, हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में। असल में दोनों ही काल मिथ्या हैं। एक चला गया है, दूसरा आया ही नहीं है। हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है। उस दिन दिमाग से भूत और भविष्य दोनों ही काल उड़ गए थे, लेकिन वर्तमान क्षण सामने था और यह अनंत काल जितना विस्तृत था। अब अगर आपने अपनी पाठ्य पुस्तक को ध्यान से पढ़ा है तो आपको याद होगा कि ये गद्यांश जो है पतझड़ की टूटी पत्तियां नामक पाठ से लिया गया है। इस गद्यांश के बाद जो है आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का चयन कीजिए। यानी यहाँ पर भी आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका जो है आपको कुछ चॉइसेस में से सही चॉइस चूज करके जो है उत्तर के रूप में लिखनी है। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, गद्यांश में मानसिक रोगों के बढ़ने का कारण क्या बताया गया है। यहाँ पर 4 विकल्प हैं। अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करना, तेज रफ्तार से दौड़ते दिमाग का तनाव, सामर्थ्य से अधिक कार्य करने का दबाव, खट्टी मीठी यादों में उलझे रहना। तो यहाँ पर जो सबसे स्टीक या फिर सबसे जो है सही विकल्प हमें लगता है वो है नंबर 3, यानी सामर्थ्य से अधिक कार्य करने का दबाव। यानी जो मानसिक रोग है उसे बढ़ाने का जो कारण है वो जरूरत से ज्यादा काम करना है, जिसके कारण तनाव भी बढ़ जाता है और मानसिक रोग होते हैं। इसलिए हमने जो है तीसरे विकल्प को उत्तर के रूप में चूज किया है। दूसरा जो प्रश्न आपसे पूछा गया है वो है, जीवन की रफ्तार बढ़ने का अर्थ है। यहाँ पर 4 विकल्प है। प्रतियोगी होना, दूसरों को हराना, तीव्र गति से कार्य का निष्पादन करना, जल्दी बूढ़ा होना। आपके गद्यांश के अनुसार जो है यहाँ पर तीसरा विकल्प सबसे सही बैठता है, यानी तीव्र गति से कार्य का निष्पादन करना जो है जीवन की रफ्तार बढ़ाने का अर्थ है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दोनों ही काल मिथ्या हैं, इसका तात्पर्य है। यानी दोनों ही काल मिथ्या है, इसका क्या तात्पर्य है। यहाँ पर 4 विकल्प हैं। समय सदा सत्य नहीं रहता, दोनों सदा सत्य नहीं रहता, दोनों ही काल झूठे हैं, व्यक्ति का नियंत्रण केवल वर्तमान पर रहता है, व्यक्ति को खट्टी मीठी यादों में नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर जो है दोनों ही काल मिथ्या है का तात्पर्य है कि व्यक्ति का जो नियंत्रण है वो केवल वर्तमान पर रहता है, क्योंकि जो 2 काल हैं भविष्य और भूतकाल जो है वो एक आया नहीं है, दूसरा चला गया है। ये जो है आपने गद्यांश में पढ़ा है। तो यहाँ पर केवल वर्तमान जो काल है वो सत्य है, दोनों काल झूठे हैं। इसका तात्पर्य यही है कि जो व्यक्ति है उसका नियंत्रण वर्तमान पर ही रहता है, दोनों काल झूठे हैं। इसलिए जो है तीसरा विकल्प हमें यहाँ सबसे सही लगता है। चौथा जो यहाँ पर प्रश्न है वो है, दिमाग पर स्पीड का इंजन क्यों लगाया जाता है। यहाँ पर 4 विकल्प हैं। अमेरिका से प्रतिस्पर्धा के लिए, दौड़ने की गति बढ़ाने के लिए, दिमाग की स्पीड बढ़ाने के लिए, दिमाग को तनाव मुक्त रख अधिक कार्य करने के लिए। गया है नंबर 3 विकल्प जो है यहाँ पर सबसे सही लग रहा है कि दिमाग की स्पीड को बढ़ाने के लिए। जब स्पीड बढ़ेगी तो तनाव तो होगा ही, तो तनाव से मुक्त रहकर जो है अधिक कार्य करने के लिए स्पीड का इंजन नहीं लग सकता, इसलिए दिमाग की स्पीड बढ़ाने के लिए जो है स्पीड का इंजन लगाया जाता है। 5वां जो प्रश्न आपसे पूछा गया है वो है, अनंत काल के विस्तृत होने का क्या कारण है। यहाँ पर 4 विकल्प हैं। समय व्यतीत नहीं हो पाने के कारण, लेखक के बोर होने के कारण, लेखक केवल वर्तमान के बारे में ही सोच पा रहा था क्योंकि आकाश का दूसरा नाम अनंत है। यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है वो सबसे सही है कि लेखक केवल वर्तमान के बारे में ही सोच पा रहा था, वो भविष्य और भूतकाल के बारे में नहीं सोच पा रहा था। इसलिए जो है उसे ये लग रहा था कि जो ये वर्तमान काल है ये बस यही चल रहा है, ये बहुत विस्तृत हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया है, ये अनंत है, इसका कोई अंत नहीं।
ये अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। वो केवल वर्तमान के बारे में सोच रहा था, इसलिए जो है तीसरा विकल्प यहाँ पर सबसे सही है। तो यहाँ पर जो आपका गद्यांश आपसे पूछा गया है वो 5 अंक के लिए पूछा गया है। 5 प्रश्न है, यानी हर एक प्रश्न के लिए एक एक अंक निर्धारित है। इसलिए आपको अपनी पाठ्य पुस्तक के जो पाठ है उन्हें भी ध्यान से पढ़ना है। जो ये प्रश्न है उनके उत्तर को चूज करते हुए आपसे कोई गलती ना हो। अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 9 और यहाँ पर जो है आपको दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का चयन कीजिए। यानी यहाँ पर भी आपसे एक गद्यांश पूछा गया है जिसमें जो है आपको विकल्प दिए गए हैं, यानी जैसे प्रश्न नंबर 8 में है वैसे ही प्रश्न नंबर 9 आपसे पूछा गया है। ये भी 5 नंबर के लिए पूछा गया है। उसी तरह से आपके पाठ्य पुस्तक से ही ये गद्यांश पूछा जा रहा है जैसे प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया था। तो यहाँ पर जो गद्यांश के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहां पहुंची और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। वामिरो की माँ क्रोध में उफन पड़ी। उसने तंतारा को तरह तरह से अपमानित किया। गांव के लोग भी तंतारा के विरोध में आवाजें उठाने लगे। यह तंतारा के लिए असहनीय था। वामिरो अब भी रोए जा रही थी। तंतारा भी गुस्से से भर उठा। उसे जहां विवाह की निषेध परंपरा पर क्षोभ था, वहीं अपनी असहायता पर खींच। वामिरो का दुख उसे और गहरा कर रहा था। उसे मालूम ना था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था। अब अगर आपने अपनी पाठ्य पुस्तकों को ध्यान से पढ़ा है, ये जो गद्यांश है वो तंतारा वामिरो की कथा वाले चैप्टर से लिया गया है। और यहाँ पर भी इस गद्यांश के बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है कि निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का चयन कीजिए। यानी यहाँ पर भी आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे और उनमें से जो है आपने सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प को चूज करना है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, गद्यांश में क्रोध और अग्नि की तुलना क्यों की गई है? इसमें आपको विकल्प दिए हैं। क्रोध और अग्नि दोनों ही बड़े गर्म होते हैं। क्रोध और अग्नि दोनों ही पर नियंत्रण कठिन है। तंतारा का स्वभाव बहुत गुस्से वाला था। वामिरो की माँ और तंतारा दोनों गुस्से में थे। अब यहाँ पर जो सबसे उपयुक्त विकल्प है वो है विकल्प नंबर 2, यानी क्रोध और अग्नि दोनों ही पर नियंत्रण कठिन है। इसलिए जो है क्रोध और अग्नि की तुलना की गई है, यानी दोनों एक जैसे हैं, दोनों पर नियंत्रण करना बहुत ज्यादा कठिन होता है। इसलिए विकल्प नंबर 2 जो है वो सबसे सही है। पूछा गया है, तंतारा को गुस्सा क्यों आया? यहाँ पर 4 विकल्प हैं। वामिरो की माँ ने तंतारा से झगड़ा किया। उसे विवाह की निषेध परंपरा पर क्षोभ था। वामिरो अब विवाह के लिए तैयार ना थी। वामिरो ने तंतारा की सहायता नहीं की। इनमें से जो सबसे उपयुक्त विकल्प है वो है नंबर 2, यानी उसे विवाह की निषेध परंपरा पर क्षोभ था। यानी बाकी सारी चीजें जो हैं वो सही है, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा तंतारा को क्यों आया था? क्योंकि विवाह की जो निषेध परंपरा थी, यानी वो वामिरो से विवाह नहीं कर पा रहा था। उनकी परंपरा के अनुसार जो है वो वामिरो से विवाह नहीं कर सकता था, इसलिए उसे बहुत ज्यादा गुस्सा था। इसलिए यहाँ पर नंबर 2 जो विकल्प है वो सबसे ज्यादा सही है, इसलिए उसे हमने उत्तर के रूप में प्रयुक्त किया है। तीसरा जो प्रश्न आपसे पूछा गया है वो है, वामिरो की माँ को दृश्य अपमानजनक क्यों लगा? तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं। माँ को गांव के समक्ष अपमान महसूस हुआ। माँ को वामिरो के लिए तंतारा पसंद नहीं था। माँ गांव की परंपरा से बंधी थी। माँ वामिरो से बहुत प्यार करती थी। यहाँ पर जो है विकल्प नंबर 1, यानी माँ को गांव के समक्ष अपमान महसूस हुआ, ये आपने गद्यांश में भी पढ़ा है, इसलिए ये जो है सबसे प्रयुक्त उत्तर है। प्रश्न नंबर 4 आपसे पूछा गया है कि तंतारा वामिरो कथा समाज की किस समस्या की ओर ध्यान इंगित करती है? यहाँ पर 4 विकल्प हैं। जाति प्रथा, बेमेल विवाह, विवाह की परंपरागत नियम और बाल विवाह। तो यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है, विवाह के परंपरागत नियम, ये जो है समाज की समस्या है और तंतारा वामिरो कथा जो चैप्टर है वो इसी समस्या की ओर जो है हमारा ध्यान खींचती है। इसलिए विकल्प नंबर 3 जो है यहाँ पर सबसे सही उत्तर है।
प्रश्न नंबर 5 आपसे पूछा गया है, आग बबूला हो उठने का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं। अधिक क्रोध आना, आग की प्रचंड लपटों की तरह लहराना, बच्चों की चिंता करना, बहुत परेशान हो उठना। तो यहाँ पर इस गद्यांश के अनुसार आग बबूला हो उठने का जो अर्थ है वो है अधिक क्रोध आना, यानी आपका पहला विकल्प जो है वो यहाँ पर सही उत्तर है। तो इस तरह से खंड अ में जो है 9 प्रश्न पूछे जाते हैं और 9 प्रश्नों में जो है अंकों को किस तरह से बांटा गया है, किस तरह से आपने इन प्रश्नों को हल करना है, आपको समझ में आ गया होगा। और सैंपल क्वेश्चन पेपर का खंड ब जो है हम जल्दी ही आपके लिए लेकर आएंगे। और सक्सेस सीरीज एजुकेशन को जो है आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और